मार्केट्स इतना वॉलेटाइल है, हर कोई इतना बेचैन है, हर कोई वेट करता रहता है कि यार मार्केट ग्रीन हो, बट होते ही नहीं है। So news flows सब जगह से आ रहे हैं, US, यूरोप, चाइना, and of course we have news pieces in India also. अगर FIIs विड्रॉ कर रहे हैं जैसा आपने कहा, तब पीपल आर कॉन्वर्सिंग कि यार हम DIIs भी तो इतने हैं, तो भी क्यों हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। Mid and small cap correction is more a reflection of the earnings downgrade numbers which have been coming in. सो दे आर कंफ्यूज्ड कि अब हमें री इन्वेस्ट करना है तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फार्मा एंड हेल्थ केयर। अभी हमारी इन्वेस्टमेंट्स टीम बहुत बुलिश है बैंक्स पे बिकॉज उनकी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। और आपने भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस टाइम पे अपनी SIP को स्टॉप कर रहे हैं। डू यू थिंक दे आर टेकिंग द राइट डिसीजन? अगर आप उस कैलेंडर ईयर के बेस्ट डे रिटर्न को स्किप कर जाते हो, एट द एंड ऑफ 20-25 ईयर पीरियड आपका कॉर्पस कुछ 65 to 70% से कम हो जाता है। ओह ओके। Nobody knows कौन सा दिन कब बेस्ट डे रिटर्न आएगा। सो द बेस्ट थिंग इज कि आप इन्वेस्टेड रहो। Hey everyone, hi, very good evening. I am Ms. Zeel Doshi Thakkar and I welcome you all to this podcast with Upsearch. My dear audience, market में बहुत volatility है। I think अब तक तो हमने सबने ये लेसन सीख ही लिया होगा कि मार्केट्स लीनियरली ऊपर नहीं जाते, कभी ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है, देन अगेन ऊपर जाते हैं। ओके, ये वॉलेटिलिटी चलती रहती है। तो ऐसे टाइम पे हमें हमारा पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, क्या किस टाइप के फंड को हमें हमारे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए जिससे कि हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा सा बैलेंस्ड रहे, ये चीज़ें सिखाने के लिए हमारे साथ है मिस शैली गैंग फ्रॉम टाटा AMC. शी इज द हेड ऑफ प्रोडक्ट्स. So शैली मैम, आई वेलकम यू टू द पॉडकास्ट. थैंक यू एंड प्लेजर टू बी हियर। मैम, व्हाट इज योर करंट टेक ऑन द मार्केट वॉलेटिलिटी? जैसे हम देख सकते हैं कि मार्केट्स इतना वॉलेटाइल है, हर कोई इतना बेचैन है, हर कोई वेट करता रहता है कि यार मार्केट ग्रीन हो, बट होते ही नहीं है। आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे ऑडियंस को? सो न्यूज़ फ्लोज सब जगह से आ रहे हैं। यस, US, यूरोप, चाइना, एंड ऑफ कोर्स वी हैव न्यूज़ पीसेस इन इंडिया आल्सो। US मार्केट्स एक फेज था फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स, जब US इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, व्हेन द मार्केट्स equity markets had a run up, dollar was rising, and bond yields were going higher. Brent crude was higher, but not too high. It was not very, very volatile. But bond yields and dollar index has been rising. And जब US President Trump आए थे, when he was elected, when the results were out, उसके बाद जो मैसेजिंग वहाँ से आ रही थी वो ये थी कि टैरिफ्स हाइक होंगे, कॉर्पोरेट टैक्स कट्स होंगे, एंड US इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, US मैन्युफैक्चरिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। इट वाज एवरीथिंग दैट वाज कमिंग आउट वाज pro US, and that is why we saw a run up. But at the same time, all those policies actually would have had or is expected to have an inflationary impact. Right. So it would lead to higher inflation. While what they need is actually lower interest rates, lower yields, because काफ़ी सारे refinancing requirements हैं अभी US में। तो अब last few days and 1 month में अगर देखेंगे तो there is a U-turn in the markets. The dollar index has actually come down to around 103 from 109, its recent peak. Bond yields have also receded down to 4.22 levels. 10-year US bond yields I'm talking about. So that is US. एंड ऑफकोर्स वहाँ पे कोई US डेटा आया था तो थोड़ा कंसर्न आ रहा था US रिसेशन का भी, एंड US मार्केट्स ऑल्सो जो कि टेक रैली जो चली थी वहाँ पे वो थोड़ी सी रिवर्स हुई है वहाँ। दैट्स US. मूविंग ऑन टू यूरोप, they have kind of started realizing that they need to be more on their own and not depend too much on US and other places. So, they are bracing themselves for independence on defense, independence on energy, and a lot of stuff. So they are actually kind of in expansionary mode. Speaking about China,
with the DeepSeek that we all heard about. Yes. They have put their stamp on the global map that we are as good on the AI side and the tech Right. side. Don't count us low on that. And they've proved themselves with that. And after that, one more of their products came on, I think last week. And with that, and they are also kind of on an expansionary mode. Right. Talking about India, now in India, what is happening is that we have 2024, as we all know, was an election year. Right. And usually in the election year, government spending goes slow because there is a lag time because of government decision making and all that stuff. So the government spending in 2024 was kind of not moving much till about September, and after that it picked up quite a bit. So that effect obviously showed in our earnings, in our profitability of the companies, and there has been an earnings downgrade discussion Right. there. We still expect, as a house view, our house expects that maybe for a quarter or so more, earnings would continue in the same range before they really pick up over the FY26 and FY27. Maybe one more quarter would be like that. So all these definitely caused volatility, but we think incrementally the Indian markets should take more cues from how the earnings pickup happens rather than the other news. Yes, those news are there, those information comes in, it gets priced in, immediate reactions do happen, but incrementally earnings growth is something which the market will pay attention to. ओके सी ऑडियंस ना कहीं मतलब ये क्वेश्चंस मैं बहुत सुन रही हूँ आजकल लोगों से, न्यूज़ भी इसके बारे में पढ़ रही हूँ कि अगर एफ आई आईज विड्रॉ कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि यूएस में द प्रोस्पेक्ट इज़ वेरी गुड एंड दैट इज़ वाई द प्रोबेबली एफ आई आईज थॉट दैट वाई डोंट वी इन्वेस्ट इन आवर होम कंट्री, उधर ही चले जाते हैं मे बी यहाँ से रिडीम करके. सो द पीपल आर कॉन्वर्सिंग कि यार हम डी आई आईज भी तो इतने हैं, इतनी बड़ी हमारी एस आई पी बुक है, वी आर लाइक सो मैनी इंडियंस इन डी आई आईज भी इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी क्यों हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं? एनी व्यू ऑन दैट? So, FII outflows is one factor. Yes, we saw two big months, October and Jan, where the FII outflows were quite a bit. Of course, or the other months also, it was negative outflows. But yes, that was the phenomena that some flows went back to US because of the US economy, doing well, and the markets also reflecting that. Some flows did go. One of the reports showed some flows went back to China also. So in October, November. Okay. So that is there, and we have our economy, we have our domestic flows holding the markets very, very well. So when the outflows happen, happen largely in large caps because that's where they are more Right. invested into. Mid and small cap correction is more a reflection of the earnings downgrade numbers which have been coming in. So Right. that is getting reflected there. But yes, we are very well supported. In fact, if you take the cumulative number for the last 2 years, FI only last 2 years, last 10 years, Right. FI would be huge positive inflows, net inflows into Right. India. But last 2 years, if you take FII's net flows are about $5 to $7 billion maybe, but the cumulative DII flows, net flows, are about good $95 billion, $95 to $97 billion, which is a huge corpus. Right. And this is where in the recent times, Indian domestic flows have helped the Indian markets very well. To sustain. To So I guess sustain अगर and ये नहीं support it. होते तो शायद हमें मार्केट्स में और नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता. Yes. But yes, DIIs have hold us somewhere. Yes. Okay, great. Good to hear this. मैम और भी कुछ क्वेश्चंस है जो लोगों को आ रहे हैं माइंड में कि बहुत जन है जिन्होंने अपना कैपिटल विड्रॉ कर लिया था बिफोर द मार्केट्स फेल, या जिन्होंने लग रहा है कि यार मार्केट गिर रही है तो हम थोड़ा कैपिटल रिमूव कर देते हैं. सो दे आर कन्फ्यूज कि अब हमें री इन्वेस्ट करना है तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें? हम वापस स्मॉल एंड मिड बाई करना स्टार्ट कर दें, या हम लार्ज कैप में स्टिक करें, या हम पैसिव फंड में इन्वेस्ट करें, हम एक्टिव फंड में जाए? What should the people do if they want to start investing at this point? So, yes, very valid question, and the confusion is also valid for investors. As a house, what we are saying is currently large caps look really good from a risk-reward perspective. From the valuation perspective, large caps काफ़ी attractive हैं अभी.
एंड मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन काफ़ी हुआ है, बट उसके बावजूद भी उन दे रन एट अ प्रीमियम. उनका प्रीमियम एक जो लार्ज कैप्स के ओवर एंड अबव है, जैसे मिड कैप का प्रीमियम कुछ 57% से 47% आ गया है. स्मॉल कैप्स करंटली आर ट्रेडिंग एट 30% प्रीमियम टू लार्ज कैप्स. तो देर आर प्रीमियम्स, बट वो स्पेसेस बड़े हैं. जैसे स्मॉल कैप का यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे आपको बॉटम फिशिंग करने पे, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करने पे स्पेसिफिक स्मॉल कैप स्टॉक्स ज़रूर मिलेंगे. बट ओवरऑल एज एन ओवरआर्किंग डिस्कशन अगर हम करें तो लार्ज कैप्स दे लुक बेटर फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव. तो हमने जैसे अप्रैल मई 2024 से ही ट्रांजिशन शुरू कर दिया था हमारे पोर्टफोलियोज में, हमारी इन्वेस्टमेंट्स टीम ने. तो उन्होंने दो चीज़ें की थी. एक तो धीरे धीरे लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप्स को ट्रिम करके, बिकॉज वैल्यूएशंस जहाँ जहाँ पे कुछ सेक्टर्स में मिड एंड स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस जहाँ जहाँ बहुत एक्सट्रीम लग रही थी, रन अप हो गया था, वहाँ से ट्रिम करके वो लार्ज कैप्स की तरफ ले गए. बैंकिंग एंड फार्मा लार्जली, सम बिट ऑफ कंज्यूमर ऑल्सो. तो ये ट्रांजिशन उन्होंने तभी शुरू कर दिया था जब मार्केट्स ऑलरेडी रन अप कर रहे थे, बट उनको लग रहा था कि ये वैल्यूएशन सही नहीं है. तो कुछ टाइम तक हो सकता है कि हमारा जो ट्रांजिशन था उसने इमीडिएटली उसका बेनिफिट नहीं दिखाया होगा परफॉर्मेंस में, क्योंकि मार्केट रन अप करते जा रहे थे. बट जब मार्केट बहुत बिजी होता है रन अप करने में, तभी फंड मैनेजर्स अगर बिजी हो जाएं पोर्टफोलियोज चेंज करने में, तो उसके आगे का जो फेज़ आता है वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है, और उसमें फिर उसके रिटर्न्स रिफ्लेक्ट, उन रिटर्न्स में फिर वो जो चेंजेस आपने किए हैं वो अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, उसका बेनिफिट रिफ्लेक्ट होता है. तो अब अगर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप, इन कैटेगरीज की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर वो वापस आ रहे हैं या इंक्रीमेंटली जो इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम दीज पर्सपेक्टिव. सेक्टर साइड पे हमारा व्यू है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फार्मा एंड हेल्थ केयर, ये जो दो सेक्टर्स हैं, एंड कंजम्पशन, ये तीन सेक्टर्स हैं जो हमें वैल्यूएशन, करंट वैल्यूएशन और अर्निंग ग्रोथ, पोटेंशियल फॉर अर्निंग ग्रोथ, इन दोनों के को नज़र रखते हुए ये तीन सेक्टर्स जो हैं, और इसका सीक्वेंस है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, अब कंज्यूमर एंड फार्मा. Actually long term basis पे hospitals and pharma look very very good because demand supply gap वहाँ पे काफ़ी है. बैंक्स हमें पसंद हैं. अभी हमारी इन्वेस्टमेंट्स टीम बहुत बुलिश है बैंक्स पे, बिकॉज उनकी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं और पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो हम कहते हैं अर्निंग्स में, वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो एक कंसेप्ट होता है वो स्टेबल है और होने की एक्सपेक्टेशंस हैं. क्रेडिट कॉस्ट्स काफ़ी स्टेबल हो गए हैं, और क्रेडिट ग्रोथ जो है, जो इंडिया एज एन इकोनॉमी के लिए चाहिए, वो एक्सपेक्टेड है टू गो बैक अप. जैसे ही और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी होगी तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने के चांसेस हैं. तो ये मार्केट कैप में कहाँ जाना चाहिए एंड सेक्टर्स में कहाँ जाना चाहिए, आई थॉट आई कैन स्प्लिट इट लाइक दैट. श्योर, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन मैम. या थैंक यू. ओके, सो मैम मेरा एक और क्वेश्चन था सराउंडिंग एक्टिव एंड पैसिव इन्वेस्टमेंट्स. ओके, ये फेज में पैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक्टिव करना चाहिए, व्हाट कुड बी द वे आउट? सो ब्रॉडली अगर हम देखें तो अब जो थीमेटिक एक रनअप था, जो 2024 वाज थीमेटिक मार्केट, like our investments team says, now it is moving towards a bottom up stock picking market. पहले सब कुछ, एवरीथिंग वाज ग्रोइंग, एवरीथिंग वाज राइजिंग, सभी कुछ री रेटिंग हो रही थी. राइट. पीपल वर ओके टू पे हायर मल्टीपल्स फॉर मैनी स्टॉक्स. अब जो कुछ स्टॉक्स हैं वो कुछ स्टॉक्स डी रेट होंगे, कुछ स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू गेट री रेटेड. मतलब लोग चाहेंगे कि उनके लिए मल्टीपल हम देते जाएं, या उसकी अर्निंग्स सरप्राइज आएगा, उसके लिए उसके अंदर उन कंपनीज में अर्निंग सरप्राइज आएगा. तो या तो अर्निंग सरप्राइज आएगा, या मार्केट बोलेगा कि जो भी अर्निंग्स हैं बट मुझे इस पर ज़्यादा हायर मल्टीपल देना मेरे लिए ओके है. तो इसकी वजह से कुछ स्टॉक्स री रेट होते जाएंगे, कुछ डी रेट हो जाएंगे. तो आपको एक डाइकोटमी दिखेगी मार्केट में, और इसीलिए ये बॉटम अप मार्केट का फेज़ आएगा. तो इसमें एक्टिव फंड्स मेक अ लॉट ऑफ सेंस वैसे, बट पैसिव इन्वेस्टिंग इज़ एन ऑल्टरनेट रूट.
हम कभी भी जब हम एज अ हाउस बात करते हैं, हम एक्टिव या पैसिव की बात नहीं करते, हम एक्टिव एंड पैसिव बात करते हैं. अगर आपको लार्ज कैप स्पेस कैप्चर करना हो तो एक्टिव पैसिव इक्वल प्रोपोर्शन में कर सकते हैं. अगर मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस कैप्चर करना हो तो आप 60-40, 70-30, 30 इन फेवर ऑफ पैसिव्स कर सकते हैं. कोई बहुत ही लार्ज थीम्स हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है फ्रॉम अ 3-5 ईयर पर्सपेक्टिव, बिकॉज ये इतनी वाइड थीम्स हैं कि हर एक सेक्टर में अगर एक्सपोजर लेना हो तो बेटर है कि आप पैसिव्स के थ्रू करें. बट अगर आप एक्टिव में भी थोड़ा डाइवर्सिफाई करेंगे तो फंड मैनेजर्स के जो ओवरवेट अंडरवेट पोजीशन है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं. कोई बहुत ही नैरो सेक्टर्स होते हैं, नैरो मतलब जैसे रियलिटी एंड ऑटो, जहाँ की 90% ऑफ द मार्केट कैप इज़ एक्चुअली कवर्ड बाय 10-11 स्टॉक्स. तो उसमें अब स्टॉक ए का अगर एक्सपोजर 35-30% है तो एक्टिव में आप उसको 5% नहीं ले जाएंगे. तो ऐसे सेक्टर्स में पैसिव अगेन प्लेज अ लॉट ऑफ रोल. एंड फैक्टर इन्वेस्टिंग इज समथिंग विच इज़ अ गुड parallel route to investing, in the overall scheme of things. So factor investing जो है उनके हर एक फैक्टर के अपने अपने मैट्रिक्स होते हैं, जिस मैट्रिक्स को, जिन रूल्स को लगाकर पोर्टफोलियोज बनाए जाते हैं. सो आई थिंक इट शुड बी अ गुड बैलेंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव. हमने 3 बकेट्स में बात करी है पैसिव की भी. मार्केट कैप, सेक्टर, इनफैक्ट सभी की एक्टिव पैसिव की हमने 3 बकेट्स में बात करी है. मार्केट कैप, सेक्टर एंड फैक्टर. फैक्टर में पैसिव थोड़ा ज़्यादा हैवी है बिकॉज वहाँ पे पैसिव का रूट ज़्यादा हैवी है, तो नंबर ऑफ फंड्स पैसिव के ज़्यादा हैं. Okay. So, ma'am, I have heard that Tata is also coming up with a quality index fund. Yes. So, what is that about? मुझे नाम से बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो बहुत ही बेसिक एनालॉजी, सिंपल डेली लाइफ एनालॉजी अगर समझाना चाहें तो जब आप घर खरीदते हैं तो आप एक गुड क्वालिटी घर खरीदना चाहेंगे, और एक गुड अच्छे नेबरहुड में खरीदना चाहेंगे. प्रेफरेबली आप चाहेंगे कि वो आपके वर्क प्लेस से पास हो, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक बॉम्बे. ऑफ कोर्स वर्क प्लेस से पास ऑल्सो कैन बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव, हाँ, एंड वेरी एक्सपेंसिव. बट लार्जली आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग गुड क्वालिटी घर खरीदना चाहेंगे, गुड नेबरहुड में खरीदना चाहेंगे. दैट्स क्वालिटी बाइंग. या जब आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ में रेस्टोरेंट्स जाते हैं, वो चूज़ कर रहे हैं, तो यू वुड वांट टू गो कि आप एक बहुत ही हाइजीनिक प्लेस जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स फ्रेश हों एंड अच्छा टेस्ट हो, क्लीन प्लेस हो, हाइजीनिक प्लेस हो, आप वहाँ जाना चाहेंगे. एंड यू आर ओके टू पे अ लिटिल हायर प्राइस. In fact, you're okay to pay a price, good price for that. Pay a premium for that, yes, for a good restaurant. So that is quality in a daily life. क्वालिटी इन्वेस्टिंग मीन्स कि जब आप फंडामेंटल्स को देखते हुए आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं. जैसे उस कंपनी में डेट कम होना चाहिए, उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा होना चाहिए, मतलब उन्होंने अपना कैपिटल बहुत अच्छी तरह से एफिशिएंटली डिप्लॉय किया है, और उसकी जो अर्निंग्स आ रही हैं वो कैश बेस्ड होनी चाहिए, ना कि डेटर्स बेस्ड. तो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स भी होनी चाहिए. सो ये 3 मैट्रिक्स हैं जिनको लेकर के क्वालिटी इंडेक्स या क्वालिटी असेसमेंट किया जाता है कंपनीज का. Yes, this is very important. Cash earnings, क्योंकि accrual से तो हम कभी भी profit दिखा सकते हैं on paper. बिल्कुल. Right, that can be manipulated largely. Yes. But जब जो actual cash आया है उसको हम manipulate नहीं कर सकते. So that is a very good parameter to judge a company. Yes. Very well. So how is this research done? आप कैसे pick करोगे? What is the index? कहाँ से पिक होगा? So, यूनिवर्स जो है, हम जो इंडेक्स ले रहे हैं वो BSE क्वालिटी इंडेक्स है, और इसका यूनिवर्स है BSE लार्ज एंड मिड कैप 250 स्टॉक्स. मतलब आपके लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स अप टिल 250 स्टॉक्स तक आ गए, वो उसका यूनिवर्स है. हर एक स्टॉक का एक तीनों मेट्रिक का एक स्कोर निकाला जाता है. रिटर्न ऑन इक्विटी का एक स्कोर होगा, अक्रूअल रेशियो जिसे हम कहते हैं कि जिससे क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स एसेस की जाती है, उसका एक स्कोर होगा, और एक फाइनेंशियल लिवरेज विच इज़ डेट टू इक्विटी, उसका एक स्कोर होगा. और हर एक स्टॉक का एक कंसोलिडेटेड स्कोर आएगा इन तीनों मैट्रिक्स को लेते हुए. एक्चुअली इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हायर ROE इज़ बेटर.
Lower accrual ratio is better, Right. which means more earnings are coming through From cash. cash and less from accruals. Yes. So lower accrual ratio is better and lower debt to equity is better. Right. तो ये सब को अकाउंट करते हुए हर एक स्टॉक का एक कंसोलिडेटेड क्वालिटी फैक्टर का स्कोर आएगा और टॉप 30 स्टॉक्स सेलेक्ट किए जाएंगे उन स्कोर के बेसिस पे। फिर जब वेट्स देने की बारी आती है तो उस स्कोर को फ्री फ्लोट मार्केट कैप, हर एक स्टॉक का जो एक फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो मान लीजिए अगर दो स्टॉक्स में क्वालिटी स्कोर सिमिलर है, जो कंसोलिडेटेड क्वालिटी स्कोर की हम बात करें, अगर वो सिमिलर है बट एक स्टॉक का फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा है तो फिर उस स्टॉक को ज़्यादा वेट वेटेज दिया मिलेगा। जाएगा। सो इस तरह से आपके स्टॉक्स का सिलेक्शन और वेट एलोकेशन होगा। वन गुड थिंग इज़ वन मोर मेथोडोलॉजी पॉइंट ये है कि इसमें स्टॉक कैप है 5% का और एक सेक्टर कैप भी है 30% का। एक्चुअली ये इंडेक्स दो तरीके से यूनिक है। एक तो एक अक्रूवल रेशियो ले रहा है, जो कि कुछ लोग जो हैं, जो सेकंड वाला हम मेट्रिक बात कर रहे हैं, कई लोग स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएबिलिटी ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ लेते हैं, बट Right. ये अक्रूवल रेशियो लेता है टू नो द क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स। एंड बीएसई मेथोलॉजी में आपका सेक्टर कैप भी है, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स टू डाइवर्सिफाई द index better. This makes the fund little different. Yes, Same category में थोड़ा different बना yes, रहा है and fund इसकी को। आउट परफॉर्मेंस भी दिख रही है इन दो रीजंस की वजह से। आपको इसकी आउट परफॉर्मेंस विद इन द क्वालिटी इंडाइसेस ऑल्सो आपको इसकी आउट परफॉर्मेंस दिखेगी। ऑफ कोर्स निफ्टी 50 और लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडाइसेस से तो है ही। Okay, amazing. And how about rebalancing? So, कितनी पीरियड में ये अर्निंग्स चेक की जाएगी कि अच्छा ये ये कंपनी इस पैरामीटर को फॉलो कर रही है कि नहीं, या डाइवर्ट तो नहीं हो गई? How will be the rebalancing of this fund? So it is semi-annual. Okay. In this methodology, Just like our Nifty index, right? Because even that is done yes, that monthly. is also done semi-annually. You're right. And last 1 year, as on every semi-annual point of time पे last 1 year का data लिया जाता है for all these three metrics. Right. Okay, amazing. So, ma'am, so one more question, a little technical. See, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, राइट, कि यूएस ने कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी ने हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है। सो कभी यूएस फेड की कुछ एक्शंस आएगी, कभी उनकी पॉलिसी चेंज होगी, कभी उनके इन्फ्लेशन चेंज होंगे। क्या हमारे फंड के पास कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है कि हम लीस्ट इम्पैक्ट हो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स से? कभी वॉर हो जाता है, हर चीज़ हमारी मार्केट्स को, फंड्स को इम्पैक्ट करती है। डू वी हैव सम प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फॉर आवर इन्वेस्टर्स? So, अगर if I want to connect this point to what quality does, I think we can explain better. जैसे just taking a little step back, जब अप मार्केट, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, आप मान लीजिए 4 मेन फैक्टर्स हैं: मोमेंटम, वैल्यू, लो वॉलेटिलिटी एंड क्वालिटी। Right. During the up market cycle, momentum and value tend to do better. And when the markets are in their down phase, when the markets are down, quality and low volatility, actually these are the two factors which fall less and outperform during the down market phases. So quality investing fundamentals को ध्यान में रखते हुए stocks pick करती है। जो मेट्रिक्स हैं फंडामेंटल, जो 3 मेट्रिक्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए स्टॉक पिकिंग करती है। एंड समहाउ क्वालिटी फैक्टर्स अट्रैक्ट करती हैं डिफेंसिव सेक्टर्स को, जैसा कि FMCG, IT, ये 2 लार्ज सेक्टर्स हैं। कभी फाइनेंशियल्स है, कभी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन दीज 3 रेशियोज, दीज 3 मेट्रिक्स, बट लार्जली दीज 2 सेक्टर्स हमेशा हैवी वेट रहे हैं इसमें, तो ये डिफेंसिव्स बन जाते हैं। डिफेंसिव सेक्टर्स का एक ट्रेट है कि उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स एज कम्पेयर्ड टू अदर सेक्टर्स एंड रिलेटिवली ज़्यादा होती है, और इसीलिए डाउन मार्केट में ये जो इन्वेस्टिंग है, क्वालिटी इन्वेस्टिंग, ये आपको डाउनवर्ड प्रोटेक्शन देती है। बट जब अपसाइड आता है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, अप मार्केट में दैट टाइम ऑल्सो दे परफॉर्म, बट उनकी जो आउट परफॉर्मेंस है वो डाउन मार्केट में काफ़ी स्टार्क होती है, काफ़ी हाईलाइट होती है। So these तो गिरते कम हैं और
कैप्चर करते हैं अपसाइड, Hmm. और इसकी वजह से उनका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी कम होता है मोमेंटम एंड वैल्यू एंड दूसरे फैक्टर्स से, तो दे गिव यू अ गुड इन्वेस्टर एक्सपीरियंस. So down markets में actually diamonds की तरह shine करता है. It shines differently. Yes, from- we can say that. Very well. Okay, so does this stock या ये fund जो है ये investors के sentiment को भी ध्यान रखता है? I mean, I don't know, majorly fundamentals है, right? Yes, Yeah, yes, and sentiment ज़्यादातर technical side पे ज़्यादा चली जाती है. right. Does this factor in? Or So no? quality actually has a factor. Business cycles, market cycle, investor sentiment, bearish हो या bullish हो, सभी में उसका direction up है. अगर आप कोई white paper जो S&P का white paper है वो भी पढ़ेंगे तो, but उसकी जो out performance है वो आती है आपकी मार्केट के डाउन साइकिल में, डाउन मार्केट्स में ज़्यादा. जब बिजनेस साइकिल एक्सपैंड हो रहा होता है, जैसे एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस साइकिल, तब वैल्यू एक्चुअली परफॉर्म्स बिग टाइम. ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन quality does a good job. And when we talk about market cycles, recovery phase में value perform करता है, bearish phase में quality does a great job, and bull cycles में momentum actually takes place. But if the investors believe, and if Right. the history has shown us that over a 5-year, 10-year, 15-year, 20-year period, आपको हमेशा कुछ phases मिलेंगे, market phases जो कि down phases हैं. Right. कोई भी इवेंट्स में, जैसे आपने कहा फेड अनाउंसमेंट्स की वजह से हो सकता है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हो सकता है, कोई और इंटरनल डोमेस्टिक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से डाउन मार्केट फेज आ सकता है. तो अगर मार्केट लीनियर अपवर्ड नहीं है पूरे टाइम, अगर उसकी नहीं जर्नी होते. अपवर्ड है बट इट इज़ ट्यून विद डाउन मार्केट फेजेस इन बिटवीन, देन it is important to have quality as a factor in the portfolio, because that is what will keep cushioning the overall portfolio. So on an average, how much percentage of my portfolio should be in quality? Like something called as core and satellite portfolio. Core is जहाँ पे मेरा major chunk है, satellite is some portion. So is there any particular ratio कि भाई आप 10% of the portfolio या 20% portfolio आप quality index में रखो या quality stocks में रखो? सो कोर एंड सैटेलाइट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी कभी कभी मार्केट फेजेस के हिसाब से चेंज होते हैं. तो जैसे अभी हमारा जो कोर पोर्टफोलियो है उसमें लार्ज कैप एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, लार्ज एंड मिड कैप एक कॉन्स्टिट्यूएंट है. मोमेंटम है वो लॉन्ग पीरियड के लिए, बट अगर इमीडिएट फॉर द नेक्स्ट 2 years 3 years देखना हो तो क्वालिटी इज़ अ गुड एंट्रेंट टू बी पार्ट ऑफ द कोर पोर्टफोलियो. क्वालिटी एंटर कर सकता है, एंड गोल्ड, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. सैटेलाइट में हम कह रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फंड कर सकते हैं, या एंड और आप स्प्लिट कर सकते हैं बिटवीन फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिव फंड एंड पैसिव फंड, एंड फार्मा एज अ सेक्टर को भी आप स्प्लिट कर सकते हैं इन दो एक्टिव एंड पैसिव रूट्स के थ्रू. सो कोर एंड सैटेलाइट. सो क्वालिटी राइट नाउ एज वी स्पीक, आज कोई पोर्टफोलियो बना रहा है तो क्वालिटी कैन बी पार्ट ऑफ द कोर पोर्टफोलियो टू द ट्यून ऑफ 10-15% ऑफ द पोर्टफोलियो. So शैली मैम, how much returns ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस NFO से, या जो न्यू फंड आ रहा है हमारा उससे लोग कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन एन एवरेज ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड? सो हिस्टोरिकली मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप 20 years डेटा एंड 10-year रोलिंग रिटर्न अगर आप देखें, 10-year रोलिंग रिटर्न फ्रॉम लेट्स से 2020 to 2025, विच मीन्स 2010 से आपका डेटा उसमें कवर हो जाएगा. तो 3-year, 5-year, 10-year रोलिंग रिटर्न अगर आप देखें तो CAGR बेसिस पे निफ्टी 50 के ओवर एंड अबव जो ये BSE क्वालिटी इंडेक्स है, इसने कुछ 2-4% CAGR, 2-4% CAGR Okay. डिफरेंस इन फेवर ऑफ BSE क्वालिटी हुआ है. ओके, अमेजिंग. एंड अगर आप पॉइंट टू पॉइंट भी देखें तो भी ऑलमोस्ट द सेम है. अगर आप BSE क्वालिटी को लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स से कंपेयर करें तो 1 to 2.5% ओवर एंड अबव लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स इस इंडेक्स ने दिया है BSE क्वालिटी इंडेक्स ने. ओके. So I think over a very long period outperformance BSE quality की है. I think mainly because it falls less
during Hmm. down market periods. Yes. Yes. Samjha. So if the Nifty has given around 12% in the last 5 to 10 years, we can always expect maybe 1.5, 2% more. Yes. Because that has yes. been the 2 to historical 4%. trend. Yes. Yes. Okay, amazing. एंड रोलिंग रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं बिकॉज Right. आप हर दिन पे लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देख रहे हैं फॉर 5 ईयर रोलिंग रिटर्न और आप उसका एवरेज निकाल रहे हैं तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाइंट कमिंग इन ऑन एनी ऑफ द डे that is reflected in those returns Rolling rather than returns. just taking 2 points और उस पे रिटर्न कैलकुलेट कर लिया तो रोलिंग रिटर्न्स ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं. राइट. ओके मैम, मुझसे मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है. मार्केट में ना बहुत ही पैनिक छाया हुआ है. ओके, आई एम श्योर आपने भी न्यूज़पेपर्स में ये पढ़ा होगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस टाइम पे अपनी SIP को स्टॉप कर रहे हैं. ओके, पीपल थिंक कि पता नहीं मार्केट कहाँ जा रहा है तो स्टॉप कर देते हैं, पॉज कर देते हैं SIPs को. डू यू थिंक दे आर टेकिंग द राइट डिसीजन? आई डोंट थिंक सिप स्टॉप करना ज़रा भी अच्छा आइडिया है. बिल्कुल नहीं करना चाहिए. हम आई थिंक आई हैव बीन इन्वेस्टिंग मतलब 2003 से हमारे सिप्स चल रहे हैं. सो मान लीजिए लास्ट 22 ईयर्स से सिप चल रहे हैं. ठीक है, जब हमने लोन्स लिए होंगे, हाउसिंग लोन एंड ऑल, देन थोड़ा सा सिप का अमाउंट रिड्यूस किया होगा. बट देन जब प्रीपे हो गया एंड वी हैव रीपेड ऑल द लोन्स तो वापस से सिप का अमाउंट बढ़ा दिया है. एंड the CAGR returns which can come in because of the continuous SIP investments जो disciplined तरीके से SIP investments होते हैं, corpus building and CAGR returns वो काफ़ी अच्छे and impressive होते हैं. तो because of कुछ events and market volatility, in fact SIP है ही वो tool जो कि smoothen out करे market volatility को, तो बिल्कुल भी stop नहीं करना चाहिए. Okay, so ऐसे टाइम पे we should not, rather we should put in more money or we should just बिल्कुल. continue our SIPs the way they are going. बिल्कुल वही होना चाहिए. Okay, amazing. So ma'am, is there any particular message जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहोगे? मैसेज वही है कि कंटिन्यू इन्वेस्टिंग, स्टे इन्वेस्टेड. एक कहीं रिपोर्ट पे एक डेटा था विच इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेटा कि अगर आप कोई भी कैलेंडर ईयर में उस कैलेंडर ईयर के बेस्ट डे रिटर्न को स्किप कर जाते हो, एट द एंड ऑफ 20-25 ईयर पीरियड आपका कॉर्पस, आई थिंक दैट डेटा वाज फॉर 20 ईयर्स, आपका कॉर्पस कुछ 65 to 70% से कम हो जाता है. ओके. नीदर नोबडी नोज कौन सा दिन कब बेस्ट डे रिटर्न आएगा. सो द बेस्ट थिंग इज कि आप इन्वेस्टेड रहो. बेस्ट डे रिटर्न होगा उस कैलेंडर ईयर का भी, उस 5 ईयर फेज का भी, उस 10 ईयर पीरियड का भी. तो हर कैलेंडर ईयर के ही अगर आप बेस्ट डे रिटर्न स्किप करने से आपके 70% कॉर्पस पे इम्पैक्ट आ रहा है टू द ट्यून ऑफ 70%, देन इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि आपको हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए बिकॉज यू नेवर नो व्हेन द बेस्ट डे विल कम. Right. Okay, amazing. So thank you very much, Ellie ma'am. This was very pleasant listening to you. So yes. Thank you. It was a pleasure being here and talking to you and the investors. Yes, great. Thank you. So thank you viewers for being here. Any topic जो आप सुनना चाहते हो, जो हमसे और जानना चाहते हो, प्लीज लीव इन द कमेंट एंड वी विल ट्राई कि हम उसके ऊपर आपके साथ पॉडकास्ट करें. थैंक यू. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें.